बच्चों, माय नेम सनी, योर हिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम श्री गुरु नानक विद्यालय। मेरा नाम सनी और आज आपके हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग औद्योगिकरण का युग कहते हैं, आज वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, लेट मी मेक यू लिसन अ स्टोरी। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। लिसन इट, पहले उसे सुनिए, ओके। आफ्टर दैट आई विल टेल यू द पर्पस ऑफ दैट, मीन्स आई एम मेकिंग यू लिसन इट, द स्टोरी, व्हाई एम आई मेकिंग यू लिसन, आई विल टेल यू दैट लेटर ऑन। मैं आपको स्टोरी सुना क्यों रहा हूँ ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँ। आई टेल यू द रीजन। ये अराउंड 1940s की बात है, 1940 का वक्त होगा। दो दोस्त जिसका नाम मोहन और सोहन, नोट डाउन, दिमाग में बैठाते रहिएगा ना। 1940s की बात है, दो दोस्त मोहन और सोहन, जनवरी का महीना था। दोनों ने पिकनिक का प्रोग्राम किया कि लेट अस गो समवेयर फॉर पिकनिक। दोनों ने कुछ तैयारियां की, कुछ उसने मोहन ने अपने घर से बनाया, कुछ सोहन ने अपने घर से बनाया। दोनों ने पैकिंग करा, दे टुक एवरीथिंग इन द बैग्स, अपने बैग में सारा कुछ भरा एंड दे वेंट फॉर अ पिकनिक, और वो पिकनिक के लिए निकल गए। सो वेयर दे वर गोइंग, कहाँ जा रहे थे वो लोग? दे वर गोइंग नियर बाय द फॉरेस्ट। वो आसपास का कोई एक उसका जंगल था उनके गांव के पास। दे वर गोइंग टू सेलिब्रेट द पिकनिक देयर। उसी जगह वो लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। तो इट वाज अराउंड 7 or 8 किलोमीटर फार फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम देयर होम। उनके घर से वो 7-8 किलोमीटर दूर था। वेल दे वर गोइंग, जब वो जा रहे थे तो डिस्टेंस वाज देयर, डिस्टेंस था वहाँ पे। तो दे टुक, उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी जो उस समय चलता था उसे हायर करा, 5-5 पैसे दिए और फिर उससे वो लोग चले। जंगल के किनारे रोड पे घोड़े गाड़ी जो था उसने बच्चों को दोनों को उतार दिया, सोहन और मोहन दोनों को उतार दिया। दे वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट, वो लोग फॉरेस्ट के अंदर गए। अंदर जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल दे विजिटेड, दे सॉ द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो इधर उधर घूमे, है ना, प्राकृतिक सौंदर्यता जो की उसका लुत्फ उठाया, आनंद उठाया। उन्होंने छोटे छोटे जानवर भी देखे। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, दे लिटिल गॉट टायर्ड, वो थोड़े थक गए, है ना। दे सेट अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठे। दे हैड देयर लंच, उन्होंने अपना लंच करा एंड दे डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर अराउंड हाफ एन आवर, 1 घंटे के मतलब 1 घंटे का लगभग उन्होंने सोचा रेस्ट करने का। सो बोथ वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, दोनों पेड़ के नीचे सो रहे थे। ऑल ऑफ सडन एक भालू वहाँ पहुँचता है। तो जैसे ही वो भालू वहाँ पे पहुँचता है, दोनों डर जाते हैं देख करके। तो मोहन जो था, ही न्यू, वो जानता था हाउ टू क्लाइंब द ट्री, कैसे चढ़ा जाता है पेड़ पे। वो सडन एकदम अचानक से वो पेड़ पे चढ़ गया। अभी सोहन बेचारा उसको आता नहीं, बट ही वॉज ब्रिलियंट, वो ब्रिलियंट था। अभी वो क्या करता है, वो लेट जाता है बिल्कुल स्टिल, एकदम शांत, है ना, कुछ नहीं करा उसने। भालू आया, उसने चारों तरफ से उसे सूंघा, उसे लगा ही इज डेड, वो मरा पड़ा हुआ है। वो लेफ्ट कर गया, उसको छोड़ दिया और फिर भालू वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद जब भालू चला गया तो फिर ऊपर से मोहन नीचे आता है, फिर दोनों मिलते हैं और फिर बैक टू देयर होम। नाउ आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू। अब कुछ क्वेश्चंस है, उसका जवाब दीजिएगा ना, अपने मन में ही आप आंसर दे दीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट देयर टू लिसन। सो प्लीज आप आंसर अपने मन में दीजिए। सबसे पहले, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कब की है, किस समय की बात है? करेक्ट, 1940। ओके, हु वर दोज टू फ्रेंड्स? वो दोनों दोस्त जो थे उनका नाम क्या था? मोहन एंड सोहन। ओके, वेयर दे डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक? कहाँ उन्होंने सोचा पिकनिक जाने का? फॉरेस्ट। गुड। ओके, तो विथ विच एनिमल दे हैड टू फेस इन द फॉरेस्ट? कौन सा जानवर था जिसका सामना उन्होंने करा? बियर, फाइट। दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी जान कैसे बचाई? एक ने पेड़ पे चढ़ के और एक स्टिल लेट गया। करेक्ट, फाइन। नाउ व्हाई डिड आई मेक यू लिसन दिस स्टोरी? क्यों मैंने आपको ये सुनाया? ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक हिस्ट्री एंड योर हिंदी, है ना, हिंदी लिटरेचर, सिविक्स टू, है ना। आप ये सब जो चैप्टर्स है, सब्जेक्ट्स है ना, इनको अगर एक स्टोरी की तरह कन्वर्ट कर ले, है ना, एक इंसिडेंट, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सीरीज वाइज
है ना, देन द नेम, देन द इन्वेंशंस, देन द इंसिडेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर जब हम इन सब चीजों को एक स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और अपने माइंड में इन्फ्यूज कर लीजिए, इन्फ्यूज इट मींस मन में बैठा लीजिए, सेट इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में बैठाइए। व्हेन यू डू इट, आप जब ऐसा करेंगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ये आपके लिए बहुत इजी होगा टू हैंडल द चैप्टर एंड टू आंसर द क्वेश्चन। चैप्टर को हैंडल करना और फिर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पाना। फाइन, ओके। द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू रीड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, आई एम गोना चेंज दिस चैप्टर जस्ट लाइक इन अ स्टोरी। इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा स्टोरी के रूप में कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद सीरीज वाइज मैं आपको सब समझाऊंगा। वन मोर थिंग, whatever I have written in the board, जो भी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ना, you please don't pay concentration there। आप दिमाग मत लगाइए उधर, भूल जाइए उसको बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। Just pay attention on my words, है ना, मैं जो कह रहा हूँ बस उस पे attention पे करिएगा। Try to set that into your mind, try to infuse that into your mind, अपने दिमाग में बैठाने का अच्छे से सोचिए और बैठाइए उसको। इसके बाद क्या होगा, आप अपने एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा, उसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना चैप्टर के बाद, आफ्टर द चैप्टर, उस क्वेश्चंस को आप जैसे पढ़ेंगे ना, यू विल गेट द आंसर व्हाट आई एम गोना टीच यू। ओके, पे अटेंशन ओनली। ओके, लेट अस स्टार्ट। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। अब ये औद्योगिकरण क्या, बहुत पुराने समय की बात है, जब हमें पता है एक भी इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी दुनिया में, है ना। देयर वाज नो एनी इंडस्ट्री, कारखाना, उद्योग, कल कारखाना ना, वो नहीं हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे एक समय आया जब इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, है ना। कौन सी इंडस्ट्री से शुरुआत हुई, कब हुई, किसने की, वी विल डिस्कस, आगे बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ औद्योगिकरण, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये औद्योगिकरण क्या, वो वक्त जब इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, एक से दो, दो से चार, चार से 10, 20, 50, 100, है ना, एंड नंबर गोस मल्टीप्लाई, और नंबर बढ़ता चला गया, नंबर वेट मल्टीप्लाई, सॉरी, नंबर्स बढ़ता चला गया। तो ये औद्योगिकरण इट मींस कि जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज खुली और उसके बाद एक के बाद एक मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। ओके, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट अस कम टू द पॉइंट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिंदी में इसे आदि औद्योगिकरण कहते हैं। आप अपने एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो यू विल फाइंड दिस वर्ड, आपको यहाँ वहाँ पे ये वर्ड मिलेगा, आदि औद्योगिकरण। अब ये आदि औद्योगिकरण क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, माइंड इट। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ना, डिफाइन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, या संक्षेप में लिखे आदि औद्योगिकरण के ऊपर, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। बाकी इसका डेफिनेशन मैं आपको बाद में भी दे दूंगा, हालांकि आप समझ जाएंगे, दैट इज इनफ। आदि औद्योगिकरण क्या है, एक ऐसा युग था जब इंडस्ट्रीज नहीं थी दुनिया में। तो व्हेन देयर वाज नो एनी इंडस्ट्री, जब दुनिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी, कल कारखाने नहीं थे, है ना। औद्योगिकरण मतलब ये जो औद्योगिकरण के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत जब नहीं हुई थी, उस समय भी लोगों की जरूरतें थी। उस समय भी लोगों का जरूरत हुआ करता था कपड़ा, उस समय भी लोगों की जरूरतें होती थी, तरह तरह की चीजें, खाने पीने का सामान, नहाने का सामान, कंस्ट्रक्शन, है ना। उसके बाद किसानों के लिए टूल्स, वो जो खेती करते थे वो इक्विपमेंट्स उन्हें चाहिए होता था। तो बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स थी उस समय भी। तो उस समय तो इंडस्ट्रीज था नहीं, एट दैट टाइम देयर वाज नो इंडस्ट्री, जिस समय की मैं बात कर। तो एक समय जब इंडस्ट्रीज नहीं था, उससे पहले भी लोगों की अपनी अपनी जरूरतें थी। किसान की अपनी जरूरतें, है ना, फॉर टीचर्स उसकी अपनी जरूरतें, आम आदमी उसकी अपनी जरूरतें, तो लोगों की अपनी अपनी जरूरतें थी। तो वो जो जरूरतें थी, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान भी बनता था। तो कैसे बनता था, वो बनता था हाथों से, ठीक है। तो अब आप समझिएगा आदि औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है। एक ऐसा वक्त जब लोगों की जरूरतों का सामान हाथों से बनाया जाता था, ठीक है। द फेज, द टाइम व्हेन द गुड्स वेर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, जब गुड्स हाथों से बनते थे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उस वक्त को, उस फेज को, है ना, हम लोग आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। लेट मी टेल यू अगेन, आदि औद्योगिकरण का मतलब एक ऐसा वक्त जब कल कारखाने नहीं थे, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, उस समय भी लोगों की जरूरतों को
लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी ज़रूरतों का सामान हाथों से बनाया जाता था। तो वो युग और वो वक्त जो था वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या आदि औद्योगिकरण का युग कहलाता था। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब इस आदि औद्योगिकरण के नीचे मैंने लिखा था लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर इंडस्ट्रियल मार्केट, ठीक है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर इंडस्ट्रियल मार्केट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों की ज़रूरतें होती थी, तो नेशनली इंटरनेशनली हर जगह है ना अपनी अपनी ज़रूरतें थी। तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ज़रूरतें होती थी वहाँ सामान जाते थे बिकने के लिए, तो वो सारे सामानों को हाथों से बनाया जाता था। दैट वाज कंसिडर्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट। इन 17th-18th century merchants, countryside trade guilds and market demands। अब ये क्या लिखा मैंने, व्हाट आई हैव रिटन दिस, अब समझिए। तो एक ज़रूरत तो थी लोगों की ज़रूरतें थी, लोगों की ज़रूरतों का सामान भी बनता था। अब जब सामान बनता था तो उसे पहुंचाया भी जाता था जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती थी, चाहे वो जिस कंट्री में बन रहा हो वहाँ, या फिर उस कंट्री को ऑर्डर मिला हो कहीं और से तो वहाँ भी पहुंचाया जाता था। ओके फाइन। तो धीरे 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 आई एम जस्ट टॉकिंग, अभी मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कॉन्टिनेंट। धीरे धीरे ना पॉपुलेशन राइज करने लगा, बढ़ने लग गया। अब जब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो ऑब्वियसली व्हेन द नंबर ऑफ पीपल विल गोज अप, तो फिर डिमांड विल आल्सो है। तो फिर जब लोग बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। अब क्या होने लगा, डिमांड बढ़ने लगी चीज़ों की, और हाथों से जो चीज़ें बनती थी ना उसमें वक्त बड़ा लगता था और कॉस्टली भी होता था, वो महंगा भी होता था, ठीक है। तो चलिए अभी उसको साइड करते हैं, उस मैटर को कि वो धीरे धीरे बनता था या महंगा बनता था, उस मैटर को हम लोग साइड करते हैं। तो जब डिमांड बढ़ रहा था ना उस समय, जिस समय इंडस्ट्रीज नहीं थी, आबादी बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रहा था, तो जब डिमांड बढ़ रहा था तो नए नए व्यापारी भी बाजार में आ रहे थे। ओके, न्यू मर्चेंट्स वर आल्सो कमिंग टू द टाउन, इनटू द मार्केट में आ रहे थे नए नए व्यापारी। अब वो नए नए व्यापारी जो थे उन्हें भी व्यापार करना था, उन्हें भी लोगों की जरूरतों को पूरा करना था, उन्हें भी पैसा कमाना था। तो कैसे वो करते, तो शहर के अंदर, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कॉन्टिनेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में क्या था, जब नए नए व्यापारी आते थे, नए नए व्यापारी जब बाजार में आते थे, तो जब वो व्यापार करने का सोचते थे, कुछ कमाने का सोचते थे, लोगों की जरूरतों को पूरा करने का सोचते थे, तो उस समय उन्हें बाजार में ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि पहले से ही उस बाजार में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड गिल्ड्स हुआ करता था, है ना। ट्रेड गिल्ड्स, आप मतलब एक सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, एक समूह व्यापारियों का, है ना। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता था, वो कभी भी किसी नए व्यापारी को एंट्री नहीं करने देता था, ठीक है। नए व्यापारी को वो लोग एंट्री करने नहीं देते थे। अब वो जो ट्रेड गिल्ड्स था वो लोग आपस में ही कर्मचारियों को रखते, उन्हें सिखाते, ट्रेनिंग देते, उनसे सामान बनवाते, आपस में ही वो लोग दाम सेट करते, फिर उसे बेचा करते थे। तो जो नया व्यापारी एंट्री करने का सोचता था तो उसे वो परमिशन मिलती नहीं थी, उसे बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था। दैट इज वाई, इसी कारण से जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, न्यू मर्चेंट्स, वो कंट्री साइड, गांवों की तरफ भागने लग गए, ठीक है। फ्रॉम द टाउन दे शिफ्टेड टू कंट्री साइड, शहरों से वो लोग गांव की तरफ शिफ्ट होने लगे, गांव की तरफ जाने लगे। अब ये मैं आपसे इतनी डिटेल में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी के बुक खोलेंगे, आई होप कि ये पहला ही क्वेश्चन शायद होगा, पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि जो नए व्यापारी थे, न्यू मर्चेंट्स, वो लोग शहर से गांव की तरफ क्यों जाने लगे। तो मैंने आपको बताया कि शहरों में एक ट्रेड गिल्ड्स हुआ करता था, ठीक है। वो ट्रेड गिल्ड जो होता था वो इतना पावरफुल होता था कि वो न्यू मर्चेंट्स को एंट्री नहीं देता था, और वो ट्रेड गिल्ड्स जो होता था आपस में ही सारा कुछ कंप्लीट करता था, सारा कुछ डिसीजन, सारा वो कुछ आपस में वो लोग करते थे। तो जो अब न्यू मर्चेंट्स आए वो कहाँ जाए, तो वो गाँव की तरफ भागने लगे, ठीक है। तो गाँव में लेबर्स, फार्मर्स, तरह तरह के लोग मिल जाते थे, तो वो लोग उन्हें ऑर्डर देते, ऑर्डर देने के बाद कुछ एडवांस देते, फिर वो गांव के लोग जो है उनके लिए काम करते थे, ठीक। तो अब एक चीज याद रखना है कि जो भी चीज वो गांव में बनवाते थे, चाहे वो रिलेटेड टू टेक्सटाइल हो, है ना, क्लॉथ्स हो, और फिर या फिर जो भी कुछ वो बनवाते थे गांव में, तो वो वहां फिनिश नहीं होता था, फिनिशिंग उसे नहीं दिया जाता था वहां। तो फिनिशिंग कहाँ मिलता था, लंदन फिनिशिंग सेंटर, वो सारा कुछ जो है वो लंदन जाता था, ठीक है। मान लीजिए गांव में गए, वो किसान, उसने वेवर और स्पाइनर को कुछ वेव करने के लिए, स्पाइन करने के लिए दिया, बुनने उनने के लिए, उसने बुन दिया, बुन करके उसको पकड़ा दिया।
अब वो उसे लेकर के, वो व्यापारी उसे लेके लंदन जाता था और लंदन में उसकी फिनिशिंग होती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक शर्ट है मान लीजिए, तो फिर शर्ट के ऊपर में कांच बनाना, बटन्स लगाना, कॉलर किस तरीके का कॉलरिंग करना, ठीक है ना, तो ये सारा कुछ जो फिनिशिंग जो होता था, फिर उसकी पैकिंग, लेबलिंग, तो ये सारा कुछ लंदन में होता था। इसीलिए लंदन को जो है ना हम लोग फिनिशिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आदि औद्योगिकरण के समय में लंदन जो था वो एक फिनिशिंग सेंटर था, मतलब सामान बनते कहीं थे और वो सारा कुछ फिनिश होने के लिए लंदन पहुंचते थे। क्लियर? ये लंदन जो फिनिशिंग सेंटर के बारे में मैंने बताया, ये एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। तो लंदन जो था दैट बिकेम सो अ फिनिशिंग सेंटर, सारा प्रोडक्ट्स वहां पहुंचता और फिर वहां पे आकर के फाइनली फिनिश होता था। ओके फाइन। अब बात करते हैं 1730 अर्लीस्ट फैक्ट्रीज। अब मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण का युग, वो वक्त जब इंडस्ट्रीज शुरू हुई। तो इंडस्ट्री शुरू कहाँ हुई, ये एक एक नंबर का ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझिएगा इसको। पहला इंडस्ट्रीज जो था वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड के अंदर सेटअप हुआ। द फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप इन इंग्लैंड, पहला फैक्ट्री इंग्लैंड में बैठा इन 1730, 1730। और जो पहला इंडस्ट्रीज बैठा था वो किस चीज का था, इट वॉज ऑफ कॉटन। ठीक है, द फर्स्ट फैक्ट्री वॉज सेटअप इन इंग्लैंड, द फैक्ट्री स्टार्टेड इन 1730 एंड द फैक्ट्री वॉज ऑफ कॉटन। पहला उद्योग जो था वो इंग्लैंड में बैठा, 1730 में बैठा, और वो उद्योग जो था वो कॉटन का था। क्लियर है? फाइन। तो फर्स्ट, अब यहां से 1730 से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, यहां से इंडस्ट्रीज का शुरुआत हो गया। ओके, अब ये जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, तो कॉटन इंडस्ट्री थी जहां पे कॉटन का यूज किया जाता था, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स और समथिंग बनाए जाए। तो अब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कोई भी फिनिश गुड्स जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो किसी ना किसी रॉ मटेरियल से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल चीनी का हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, चाय में और अलग अलग चीज़ों में, तो वो गन्ने के रस से बनते हैं ना, गन्ने से बनते। फिर वो गन्ना जो है ना वो चीनी के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है, वो रॉ मटेरियल है, तो वो नहीं रहेगा तो फिर ये फिनिश नहीं होगा, चीनी बनेगा नहीं। ठीक उसी तरीके से अब जो कॉटन मिल था उसके लिए जो रॉ मटेरियल था वो कहाँ से आएगा। इससे पहले वाले क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था नेशनलिज्म इन इंडिया, उस समय मैंने एक वर्ड का जिक्र किया था, दैट इज कॉलोनीज। ठीक है, कॉलोनीज। तो वो कॉलोनीज क्या होता था, मैंने आपको बताया था हर वो एरिया, हर वो देश जहां ब्रिटिश रूल करते थे, जिनके ऊपर ब्रिटिश का कब्जा था, या जिसको ब्रिटिश ने अपना गुलाम बना रखा था। ऐसे सिंपली हम लोग कहते हैं एरिया रूल्ड बाय सम, ए कंट्री रूल्ड बाय अदर कंट्री, एक देश जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार हो। ठीक है, या वो देश किसी का जो गुलाम हो। तो भारत जो है, इंडिया जो है ना, इट वॉज अ कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, भारत जो है कॉलोनीज हुआ करता था ब्रिटिशर्स का। अब जो है ये कॉटन मिल जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स थी ना, ये उन इंग्लैंड ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज से आती थी। मतलब ब्रिटिशर्स ने जिन जिन देशों को अपना गुलाम बना रखा था, वो रॉ मटेरियल वहां से उठा के लाते थे और फाइनली वो अपने इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड करवा करके उसको आगे लेकर के जाते थे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो होता था वो कॉलोनीज से आता था। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। ओके, नाउ लेट अस कम टू अनदर पॉइंट, सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। ठीक है, सीरीज ऑफ इन्वेंशंस क्या है। अब देखिए 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, जब एफिशिएंसी बढ़ा। ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था कि बिट बाय बिट, धीरे धीरे नंबर ऑफ पीपल वेर ऑल्सो राइजिंग, है ना, लोगों की संख्या भी बढ़ते जा रही थी, आबादी बढ़ रही थी। तो जब आबादी बढ़ रही थी तो फिर लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही थी। अब जब ज़रूरतें बढ़ी तो फिर डिमांड भी बढ़ा। ठीक, अब जब डिमांड बढ़ा तो फिर डिमांड की पूर्ति भी होनी चाहिए। ठीक है ना, सप्लाई भी होना चाहिए, उतना माल बनना भी चाहिए। तो अब जो इंडस्ट्रीज शुरू हुई या फिर जितना कुछ पहले बन रहा था, ठीक है, दैट वाज नॉट इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ पीपल। वो जो कुछ भी बन रहा था एट द टाइम ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, एट द इनिशियल स्टेज में, तो उस समय वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो अब जरूरत था कि काम को तेजी से किया जाए, है ना, स्पीड बढ़ाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।
तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक के बाद एक नए नए इन्वेंशंस होने शुरू हुए, आविष्कार, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब जरूरत पड़ती है तो फिर आविष्कार होता है। ठीक उसी तरीके से उस समय जरूरत थी कि चीजों को रैपिडली किया जाए, तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो कैसे वो आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए फाइनली इन्वेंशन शुरू हुए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशियली, शुरुआती औद्योगिकरण के युग में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्वेंशन हुआ था उसका नाम था स्पिनिंग जेनी, ठीक है, नोट करिएगा, स्पिनिंग जेनी। 1764 में 1764 में एक स्पिनिंग जेनी बना जो कि जेम्स हारग्रीव्स इसके जनक थे, जिसने उन्हें बनाया, ठीक है। तो जेम्स हारग्रीव के द्वारा स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन, आविष्कार हुआ। अब ये स्पिनिंग जेनी क्या किया इसने, ये क्या था, तो इट स्पीडेड द प्रोसेस ऑफ वेविंग। जो वेविंग होता था ना उसके प्रोसेस को इसने बहुत ज्यादा स्पीड कर दिया। कताई, इन हिंदी भी कॉल्ड, कताई जो था ना उसको बहुत तेज कर दिया इसने, ठीक है। तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि 10 लोग मिलकर के जो काम एक दिन में करते थे, ये अकेला उतना काम कर जाता था। तो अब आप समझिए कि इतना स्पीड कर दिया उसने प्रोसेस को, ठीक है। तो वेविंग का जो प्रोसेस था उसको स्पिनिंग जेनी ने बहुत ज्यादा स्पीड कर दिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना स्पिनिंग जेनी, इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आई विल जस्ट गो रिलेट देयर, देन आई विल टेल यू। तो ये जो स्पिनिंग जेनी था, अभी फिर आपको सिर्फ यही नोट करना है, स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स हारग्रीव इन 1764। ये मैं बार बार आपको पॉइंट आउट करके इसलिए कह रहा हूं ना, बिकॉज इट बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नंबर 1। एक नंबर का जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि लंदन बिकेम द फिनिशिंग सेंटर एट द टाइम ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आदि औद्योगिकरण के युग में लंदन जो था वो फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद मैंने आपको एक और बताया था कि 1730 में पहले उद्योग की स्थापना हुई। 1730 में इंग्लैंड में पहले उद्योग की स्थापना हुई। 1730 में इंग्लैंड में कॉटन मिल, पहला जो मिल था वो कॉटन मिल की स्थापना हुई, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पिनिंग जेनी was invented by James Hargreaves in 1764। स्पिनिंग जेनी जो था जेम्स हारग्रीव के द्वारा बनाया गया था 1764 में, ओके। तो उसका काम था स्पीडेड एट द प्रोसेस ऑफ वेविंग, है ना। उसने स्पिनिंग जेनी ने जो है वेविंग के प्रोसेस को स्पीड कर दिया, ओके फाइन। 1781 ये पहला इन्वेंशन 1764 का। दूसरा 1781 में कॉटन मिल, जो कि रिचर्ड आर्कराइट ने उसकी स्थापना करी, उसको इन्वेंट करा। 1785 पावर लूम, ठीक है, पावर लूम को स्टैब्लिश किया गया। पावर लूम का इन्वेंशन हुआ which used steam engine for weaving process, weaving and spinning, weaving और spinning के लिए, वेव करने के लिए और स्पिनिंग करने के लिए एक पावर लूम बन के आया जो स्टीम इंजन का इस्तेमाल करके वेविंग करता था। तो ऑब्वियस है कि इसके कारण से जो है ना वो स्पिनिंग प्रोसेस और ज्यादा स्पीड हो गया, वेविंग प्रोसेस भी स्पीड हो गया, बिकॉज ये वो मशीन था जो यूज्ड स्टीम इंजन का इस्तेमाल करके वेविंग और स्पिनिंग करता था। ओके, नाउ लेट अस कम टू फेज 2, ठीक है। अच्छा, ये फेज 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, वो बुक में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई फेज 1, फेज 2, फेज 3 नहीं है, वो सीक्वेंस में चल रहा था। ये मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा। फेज 2 अभी तक हमने ऊपर पीछे जहां भी जो भी बातें करी है वो सारा कुछ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री की शुरुआत जो कि कॉटन से रिलेटेड थी, है ना, कॉटन की। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि फेज 2 इसलिए मैं कह रहा हूं ना क्योंकि यहां के बाद एक शिफ्ट आया, एक चेंज आया। नाउ विल डिस्कस व्हाट द चेंज वाज। चेंज था क्या वो? बाय 1840 तक ये जो कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे शुरू हुई थी ना, ये इट वाज द लीडिंग सेक्टर, इट वाज द लीडिंग इंडस्ट्री बाय 1840 तक। ये जो कॉटन इंडस्ट्री है वो लीडिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी, मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के मामले में एंड सो ऑन, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के मामले में। तो दिस वाज द लीडिंग सेक्टर, ये लीडिंग सेक्टर हुआ करता था बाय 1840। लेकिन
बाय 1873 1873 आते आते और उसके बाद ये कॉटन इंडस्ट्री पीछे चली गई और इससे आगे निकल गई आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब आफ्टर 1873 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिकेम द मोस्ट लीडिंग सेक्टर। अब दिमाग में एक सवाल तो घूमेगा कि कॉटन पीछे चला गया और आयरन आ गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, हाउ डिड इट हैपन, कैसे हो गया ये? तो आई टेल यू ऐसा कैसे हुआ। बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन कॉलोनीज। ये हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब याद होगा आपको, मैंने बताया वो एरिया जहां पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, मतलब इंडिया हो गया एंड सो मेनी अदर कंट्रीज वेयर द ब्रिटिश वर रूलिंग। इंडिया और उसके साथ साथ और भी देश जहां पे उनका राज चलता था। ठीक है, अब पहले कुछ चीजों को समझिए। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स रूल्ड अस फॉर अराउंड 200 ईयर्स, 200 सालों तक उन्होंने हम पे राज करा। ठीक है, अब जब उन्होंने 200 सालों तक हम पे राज करा, वो यहाँ पे आए, धीरे धीरे उन्होंने बहुत कुछ करा, इंडिया को अपने मतलब टेक ओवर करा, है ना, सारी पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट करने लगे। ठीक, लोग सारे उनके अंदर आ गए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं बताऊँ आपको कि इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, बहुत डाइवर्स भी है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कॉटन इंडस्ट्रीज जो है, या मैं बात करूं आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो जैसे कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो उसका रॉ मटेरियल होता था कॉटन, ठीक, उसी तरह आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल होता होगा जिसे हम लोग आयरन ओर और समथिंग एल्स कहते हैं। तो ये आयरन ओर अगर मान लीजिए कि इंडिया में किसी जगह पे निकलता है, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, इन सब जगहों पे निकलता है। तो अगर मानिए इंग्लैंड में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, अब उसे रॉ मटेरियल चाहिए तो वो तो कॉलोनीज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल दे केम टू इंडिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, वो इंडिया में आते, वो यहाँ से उड़ीसा पहुंचे, वहां से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा, निकाला। अब तो रॉ मटेरियल होता तो होता नहीं भारी है, अब 1, 2, 4 किलो की तो जरूरत है नहीं, वो तो बल्क में चाहिए होता है। तो अब मान लीजिए उन्होंने उड़ीसा में निकाला, तो उसे निकाल करके पोर्ट पे लेकर के आएंगे, आइदर वेस्ट बंगाल, आइदर सूरत, और है ना एक्सेट्रा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन और कैरिंग ऑफ गुड्स का इश्यूज था ना, ये ब्रिटिशर्स को बहुत तकलीफ दे रहा था। क्योंकि इंडिया में मान लीजिए वो कहीं से कॉटन खरीदते, जूट खरीदते, सिल्क खरीदते, ओपियम खरीदते। ओपियम दैट इज एन इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, एक नशीला पदार्थ होता है। तो ओपियम खरीदते, टी कॉफी खरीदते। तो जो भी चीज वो यहाँ खरीदते थे उसे वो फाइनली पोर्ट पे लेके जाते थे, जहां से वो अपने जहाज में लेकर के अपनी कंट्रीज चले जाते थे। तो अब मान लीजिए कि वो कोई एक ऐसा कोई गुड्स है जिसे वो जाकर के मध्य प्रदेश में खरीद रहे हैं, या मध्य प्रदेश में खरीद रहे, या छत्तीसगढ़ में खरीद रहे, तो फाइनली उसे वहां से सी पोर्ट तक आना तो बड़ा टाइम लगेगा। तो उस समय तो ना एरोप्लेन्स हुआ करते थे, है ना, उस समय ना बल्क में ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स होते थे। तो फाइनली उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनीज में रेलवे का इन्वेंशन करा। आज भी हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि भारत में रेलवे जो है वो अंग्रेजों की देन है। तो अंग्रेजों ने कहां से ला के दिया, अंग्रेजों ने क्यों दिया ला करके? तो अंग्रेजों ने जो इंडिया में रेलवे सेटअप करा था, दैट वाज फॉर देयर बेनिफिट्स, वो उनके बेनिफिट्स के लिए था, क्योंकि उनको गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना होता था। ठीक है, तो बल्क में हर चीज को वो लेके जाते थे, तो बल्क में कैसे कैरी करेंगे? तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन जो था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था नहीं। फाइनली उन्होंने रेलवे को एक्सपांड किया और इंडिया में एक के बाद एक अलग अलग जगहों पे रेलवे पटरी बिछानी शुरू करी, जिसे लिंक कर देते थे वो ले जा करके वो जगह पे उसे जहां पर पोर्ट्स हुआ करते थे। तो रेलवे में माल को डालते थे वो और उसे सीधा सी पोर्ट तक ले आते थे, फिर वहां से अपने जहाज में शिफ्ट कर लेके अपने देश चले गए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, 1873 तक जो है रेलवे, ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनीज में रेलवे का एक्सपेंशन शुरू कर दिया था। तो अब रेलवे का जब एक्सपेंशन शुरू किया तो डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील वो बढ़ने लग गया। तो जब डिमांड ऑफ आयरन और स्टील बढ़ा तो ये कॉटन इंडस्ट्री पीछे चला गया और आयरन स्टील इंडस्ट्री आगे आ गया, क्योंकि वो एक ह्यूज डिमांड था। ठीक है, वो बल्क में डिमांड और एक बहुत बड़ा डिमांड था, जिसे कि पूरा करने के चक्कर में ये आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गए और कॉटन इंडस्ट्री पीछे छूट गया। फाइन, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्लो इनिशियली। ठीक है, जिस समय भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, दैट प्रोसेस वाज वेरी स्लो इनिशियली। आई एम टॉकिंग अबाउट शुरुआती दौर में वो काफी स्लो हुआ करता था। ठीक है, अब जब रीजन के पीछे जाएंगे, व्हाई द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्लो,
क्यों स्लो था प्रोसेस, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आई जस्ट टेल यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अराउंड 1764, 1781, 85 यहाँ पे कुछ इन्वेंशंस हुए थे, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी और समथिंग। तो ये जो इन्वेंशंस हुए थे अलग अलग, तो वो तो इन्वेंशंस पहला एक नया रूप था, एक नया फॉर्म था, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्लो बिकॉज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरुआती दौर में बहुत धीमा था, क्योंकि मशीन्स वर एक्सपेंसिव एंड नॉट रिलायबल। जो नई नई मशीनरी आई थी ना, तो वो शुरुआती दौर में थी, तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट रिलायबल। क्यों? क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी वो खराब भी हो जाती थी। स्मॉल इंडस्ट्री डिडंट वांट टू इंट्रोड्यूस। अब एक छोटा व्यापारी उतनी महंगी मशीन को कैसे लगाएगा, तो वो छोटा व्यापारी अपना काम जैसे कर रहा था हाथों से वैसे ही करता रह गया। लेबर्स अवेलेबल एट लो। अब ग्रेट ब्रिटेन की बात करूं स्पेशली, वहां पे ना लेबर्स भरे पड़े हुए थे, कोई कमी नहीं थी लेबर की, ठीक है। तो अब अगर सस्ते में लेबर ही आपको मिल जाए तो इतने महंगे मशीन को कौन लगाए, ठीक है। तो बेसिकली वो लोग हैंड प्रीफर कर देते थे, हैंड लेबर को ही प्रीफर करते थे। सीजनल बिजनेसमैन डिडंट वांट टू यूज। अब कुछ सीजनल बिजनेसमैन, जैसे सीजन में जो बिजनेस होता है ना, अब एक छोटा सा एग्जांपल, जो जाड़े का मौसम जब आता है तो तिलकुट खाने को मिलता है, तो दैट इज अ सीजनल बिजनेस। तो ये जो सीजनल बिजनेसमैन होते थे वहां के ना, वो मशीनरी लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि साल में 4 महीने और 5 महीने उनका बिजनेस चलता था, बाकी समय ठप पड़ा रहता था। तो ये सब कारण था कि शुरुआती दौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो स्लो था, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पाया। एरिस्टोक्रेट्स प्रेफर हैंड लेबर। अब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में जो उच्च तबके के लोग होते थे ना, जिसे हम एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं, उच्च वर्ग के लोग, वो लोग हमेशा हैंड प्रीफर गुड्स को पसंद करते थे, ठीक है, हाथों से बने हुए गुड्स को। एरिस्टोक्रेट्स जो था वो हमेशा हाथों से बने हुए गुड्स को पसंद करता था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि हाथों से बने हुए सामान में ना फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मशीनरी से बनी हुई चीजें या इंडस्ट्रीज के अंदर बनी हुई चीजें सुपरविजन में नहीं आती, मतलब अच्छे से उनका सुपरविजन नहीं हो पाता, क्वालिटी चेकिंग भी उनकी अच्छे से नहीं हो पाती। लेकिन जो चीजें हाथों से बनती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी से होती है ना, फिनिशिंग भी अच्छी होती है। दैट वाज द रीजन कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर, दे प्रिफर्ड हैंड लेबर, वो हाथों से बनी हुई चीजों को पसंद करते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई द पीपल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन प्रिफर हैंड लेबर ओवर मशीन। ब्रिटेन के लोग हाथों से बनी हुई चीजों को क्यों पसंद करते थे, वनस्पत मशीनों के बने हुए? तो वो इसलिए होता था क्योंकि उनका मानना था कि वहां पे क्वालिटी अच्छी होती है, सुपरविजन अच्छा होता है, और वो हाथों की बनी हुई चीजों में फिनिशिंग अच्छी होती है। और यही कारण था कि अकेले ब्रिटेन के अंदर में 19th सेंचुरी के अराउंड में 45 काइंड ऑफ एक्सेस, 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनती थी, और 500 से ज्यादा तरीके के हैमर्स होते थे, हथौड़े, ठीक है। तो रीजन था कि वो लोग प्रेफर ही करते थे हैंड लेबर को। ओके फाइन। अब बात करें लाइफ ऑफ वर्कर्स की। अब मैंने आपको बताया ग्रेट ब्रिटेन के अंदर में वर्कर्स जो थे, या यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर में वर्कर्स की अवेलेबिलिटी थी, कोई कमी नहीं थी लेबर्स की, है ना, भरपूर मतलब मिल जाते थे वो लोग, एक को जो 10 मिलते थे, ठीक है ना। तो उनकी लाइफ कैसी थी? तो अब आपको पता होगा जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा मिलने लगे तो फिर उसका जो कॉस्ट होता है ना वो गिरने लग जाता है। अगर किसी चीज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो तो कॉस्ट नीचे गिर जाता है। बस वही चीज हुआ, सीजनल जॉब, ऑड जॉब्स, एपिडेमिक्स एंड अपोजिशन बाय वर्कर्स, ये सब चीजें क्या है? कई बार तो ऐसा हो जाता था कि एक को जो 10 मिलते थे, एक को नौकरी मिली, 9 खाली रह गया, अब वो जो 9 होते थे उन्हें ऑड जॉब्स प्रेफर करना पड़ता था, ठीक है, एक के बाद एक। चूंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी उस समय में, गांव के लोग शहर भाग भाग के आते थे कि उन्हें नौकरी मिलेगी, मगर ऐसा होता नहीं था, जिस कारण से स्ट्रीट्स के किनारे कहीं तो कहीं लोग जो एक जमा होकर वहीं पे रहते, सोते, खाते पीते वहीं पे करते थे, जिससे गंदगियां फैलने लगी, एपिडेमिक्स आ गई। अब एपिडेमिक्स मतलब महामारी, अब वो महामारी फैली तो फिर वर्कर्स को ही उसने चपेटे में लिया, बहुत सारी मौतें भी हुई उस समय में। तो कई बार उन्हें और जॉब्स भी करना पड़ता था, एपिडेमिक्स को भी उन्हें फेस करना पड़ा, और कुछ लोग जो काम कर रहे थे पहले से, उन्हें डर था कि ये जो इन्वेंशंस हुए हैं कहीं इसके कारण उनकी नौकरी ना चली जाए। एक पीछे छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था स्पिनिंग जेनी के बारे में, कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपको पता है? ब्रिटेन में जब ये स्पिनिंग जेनी इन्वेंट हुआ था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर में ये स्पिनिंग जेनी जब आया तो इसने वेविंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्पीड कर दिया,
और वेविंग का काम जो है ना खास करके उस समय महिलाएं करती थी, तो उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। तो जब स्पिनिंग जेनी आया और जब ये वुमेन्स को पता लगा कि स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई है जो वेविंग का काम करने लगी है, तो औरतों के अंदर एक डर समा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 लोगों का काम एक मशीन कर रहा है तो ये 10 लोगों को निकाल दे नौकरी से और मशीन रख ले, तो हम लोग खाएंगे कैसे। और यही कारण था कि जो वुमेन वर्कर्स थी, जहां जहां उन्हें स्पिनिंग जेनी दिखता था या जहां जहां वो लगा हुआ था उन्हें पता चला, उन्होंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया जा जाके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक स्पिनिंग जेनी। जो महिला कर्मचारी हुआ करती थी उन्होंने ब्रिटेन में स्पिनिंग जेनी पे अटैक क्यों किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका रोजगार ना छीन जाए उनसे और वो बेरोजगार ना हो जाए। इसी डर से उन्होंने क्या किया था, अटैक करना शुरू किया था इसके ऊपर में। आफ्टर 1840 1840 के बाद मैंने आपको बताया रेलवे का एक्सपेंशन तो यहीं से चालू हो गया। 1840 के बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बिल्डिंग्स और ये सब चीजें होने लगी। तो जब ये एक्सपेंशन फैला, जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ, तो फाइनली क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। धीरे 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 करके जो वर्कर्स इधर उधर थे उन्हें भी जॉब्स मिलने शुरू हो गए। कैसे और क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया 1840 के बाद से जो है ना रोड्स का कंस्ट्रक्शन, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स होने लगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो इन कंस्ट्रक्शंस में उन मजदूरों को समायोजित किया जाता था, मतलब उन्हें ले लिया जाता था नौकरी में। तो ये था सारा का सारा फेज जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट और यूरोप से रिलेटेड था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंडिया के बारे में। ठीक है, कि वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां से शुरू हुआ इंग्लैंड से, वो इंडिया कब पहुंचा। इंडिया जब पहुंचा तो फिर उसका स्पीड जो था वो स्लो था, फास्ट था, कौन कौन बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर्स थे जो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा यहाँ पे, और फाइनली धीरे 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 कैसे क्या हुआ विल डिस्कस ओवर दैट। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब वो टाइम जब पीछे का टाइम था ना, इंडस्ट्री से पहले का, जब हाथों से गुड्स बनते थे। फिर 17-18 सेंचुरी में क्या हुआ, मर्चेंट्स, जो नए नए मर्चेंट्स आते थे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो उन्हें शहरों में जगह नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी शहरों में जगह, तो मैंने आपको बताया ट्रेड गिल्ड्स होता था वहां पे ऑलरेडी, जो नए मर्चेंट्स को एंट्री नहीं करने देता था। ठीक है, जिस कारण से ये मर्चेंट्स फिर गांव की तरफ जाने लग गए रोजगार के लिए। लंदन जो है वो फिनिशिंग सेंटर बना। जब ये मर्चेंट्स गांव में जाते, ऑर्डर देते, सामान बनता, तो फाइनली उसको फिनिश होने के लिए भेज दिया जाता था लंदन, जिस कारण से लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहते थे। फिर 1730 में पहले इंडस्ट्री की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, जो कि कॉटन की थी। और ये जो कॉटन की इंडस्ट्री शुरू हुई, उसका रॉ मटेरियल जो है ब्रिटिशर्स अपने कॉलोनीज से लेकर के आते थे। ठीक है, यानी कि इंडिया से और अदर प्लेसेस से। फिर एक के बाद एक सीरीज ऑफ इन्वेंशन शुरू हुआ। सीरीज ऑफ इन्वेंशन में 1764 में स्पिनिंग जेनी इन्वेंट हुआ। स्पिनिंग जेनी जो था वो जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा इन्वेंट किया गया था, और इसने प्रोसेस ऑफ वेविंग को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया था, है ना। 1781 में कॉटन मिल रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, 1785 में पावर लूम, जो स्टीम इंजन का इस्तेमाल करके वेविंग प्रोसेस को स्पीड कर रखा था। फिर फेज 2 में मैंने आपको बताया कि कैसे कॉटन इंडस्ट्री जो है एक समय में लीडिंग हुआ करता था, बाद में वो पीछे हो गया और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आगे आ गई। तो क्यों आई और कैसे आई, तो मैंने आपको बताया था कि 1873 आते आते जो है ना रेलवे का एक्सपांशन होने लग गया था कॉलोनीज में। ठीक है, रेल का विस्तार, है ना, कॉलोनीज में होना शुरू हुआ। तो जब रेलवे का एक्सपांशन कॉलोनीज में होना शुरू हुआ, तो फिर आयरन और स्टील की डिमांड एक के बाद एक बढ़ने लग गई। अब जब डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियस उसकी पूर्ति करनी है, उसको फुलफिल करना है, और इस कारण से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो आगे लीड करने लग गई। फिर मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा स्लो था, क्योंकि मशीन एक्सपेंसिव होती थी, रिलायबल नहीं होती थी, इस कारण से नहीं लगाते थे लोग, हाथों से ही चीज़ों को बनाया कर रहे थे। स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो लगाना ही नहीं चाहते थे, छोटे उद्योग के लोग जो है वो मशीन लगाना ही नहीं चाहते थे, बिकॉज महंगा हुआ करता था। लेबर अवेलेबल था लो वेजेस में, बहुत कम कीमत में लेबर मिल जाते थे, जिस कारण से मशीन नहीं लगाते थे। तो सीजनल लेबर जो बिजनेसमैन जो हुआ करते थे वो इस्तेमाल ही नहीं करते थे उसका। इस कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था बढ़ना उसका, वो थोड़ा धीमा रहा। एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे वो हाथों से ही बने हुए चीज़ों को प्रेफर करते थे। ठीक है, हाथों से बनी हुई चीज़ें जो है उन्हें ज़्यादा पसंद आती थी, क्योंकि उनका मानना था कि हाथों से बनी हुई चीज़ों में फिनिशिंग ज़्यादा होती है, उसका सुपरविजन अच्छा होता है, क्वालिटी चेक होती है वो, और मशीन से बनी हुई चीज़ों में ऐसा नहीं हो पाता।
फिर लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटेन में ना लेबर्स की कमी नहीं थी, बहुत लेबर थे, जिस कारण से ना उनकी स्थिति काफी दयनीय भी हो गई थी। उन्हें और जॉब्स भी करना पड़ता था, कभी कभी एपिडेमिक्स फैली तो फिर एपिडेमिक्स को भी फेस करना पड़ा उन्हें। और अपोजिशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि औरतों ने, जो फीमेल लेबरर्स थी, ठीक है, उन्होंने स्पिनिंग जेनी पे अटैक क्यों किया? ठीक, तो फीमेल्स ने स्पिनिंग जेनी पे अटैक इसलिए किया था बिकॉज उन्हें डर था कि कहीं उनका रोजगार ना छिन जाए। एंड द लास्ट वन अगेन, आफ्टर 1814 जब कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, डैम्स एंड एक्सेट्रा होना शुरू हो गया तो लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो फिलहाल इस पार्ट में इतना, एंड आफ्टर इन नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे ना। टिल देन हैव अ गुड डे एवरीवन।